प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार एवं अभिनंदन। मैं आपका दोस्त मुनीश झा आज आपके लिए लेकर आया हूं इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया IC38 की पूर्ण जानकारी। यह जानकारी हमारे सभी विकास अधिकारियों के विशेष अनुग्रह पर प्रदान की जा रही है। जैसा कि आपको विदित है कि IC38 की परीक्षा प्रत्येक जीवन बीमा कंपनी द्वारा संचालित की जाती है, जिसको उत्तीर्ण करने के पश्चात व्यक्ति विशेष को रोजगार के स्वर्णिम अवसर प्राप्त होते हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात वित्तीय एवं बीमा उत्पाद की जानकारी दी जाती है, कार्यप्रणाली का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे इच्छुक व्यक्ति लाभान्वित होते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि IC38 क्या है। IC38 को 21 भागों में बांटा गया है, जैसे कि बीमा का परिचय, ग्राहक सेवा, शिकायत निवारण तंत्र, बीमा एजेंट नियुक्ति विनिमय, बीमा अनुबंध, जीवन बीमा के व्यवसाय के घटक, वित्तीय योजना, जीवन बीमा उत्पाद, जीवन बीमा का अनुप्रयोग, मूल धारणाएं और मूल्यांकन, दस्तावेजीकरण, हामीदारी या जोखिमांकन, जीवन बीमा पॉलिसी के तहत भुगतान, स्वास्थ्य बीमा के दस्तावेज, स्वास्थ्य बीमा की अंडरराइटिंग और स्वास्थ्य बीमा के दावे। तो आइए समझते हैं कि बीमा क्या है। अगर बीमा को सरल भाषा में समझा जाए तो बीमा जो है वो जोखिम का हस्तांतरण है। बीमा कारोबार का शुरुआत लंदन के लॉयड्स कॉफी हाउस से हुआ। भारत की प्रथम जीवन बीमा कंपनी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी और गैर जीवन बीमा कंपनी ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी थी। भारत की प्रथम बीमा कंपनी बंबई म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड थी, जिसे 1970 में स्थापित किया गया था। भारत की सबसे पुरानी कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, जिसको 1906 में स्थापित किया गया था। 1912 में जीवन बीमा अधिनियम और भविष्य निधि अधिनियम बीमा व्यवसाय को विनियमित करने का पारित किया गया। जीवन बीमा कंपनी 1912 में प्रीमियम की दर, टेबल और आवधिक मूल्यांकन को अनिवार्य किया गया और साथ ही साथ बीमा अधिनियम 1938 में भारत में संचालित किया गया। करीब करीब 170 बीमा कंपनियों को और 75 प्राइवेट बीमा फंड सोसाइटी को मिलाकर के सितंबर 1956 में LIC का गठन किया गया और वहीं पर 106 गैर जीवन बीमा कंपनियां थीं, जिनको 1972 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसी प्रकार मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट के आधार पर, जो कि 1993 में दी गई थी, उसमें गठन किया गया और 1994 की रिपोर्ट में IRDA बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का गठन किया गया 1999 में, जो कि 2000 में पारित हो गया। बात आती है बीमा काम कैसे करता है, बीमा का काम करने की प्रणाली क्या होती है। तो यह आर्थिक मूल्य होने चाहिए किसी भी व्यक्ति का और साथ ही साथ यहाँ पर एक प्रस्तावक होता है और एक प्रस्ताव प्राप्त करने वाला होता है, जैसे कि ग्राहक और कंपनी। पर कंपनी को दो प्रकार के जोखिम होते हैं, एक नैतिक जोखिम होता है और एक भौतिक जोखिम होता है। भौतिक जोखिम मतलब आपके शारीरिक संरचना के आधार पर और नैतिक मतलब कोई झूठ की चीज पर। इसी प्रकार से बीमा का हमारी सोसाइटी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, चूंकि बोला गया है कि बीमा जो है वो एक संविदा है, एक अनुबंध है, जहां पर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत और बीमा योग्य सिद्धांत, ग्रहणाधिकार और जहां पर ग्राहक के हित बीमा हित योग्य रहता है और इसी के साथ में
परम सद्भावना के सिद्धांत के आधार पर प्रस्तावक प्रस्ताव करता है जिसको कंपनी एक्सेप्ट करती है। अतः बीमा पॉलिसी एक अनुबंध है जहां पर ग्राहक और कंपनी के बीच में नैतिकता के आधार पर अनुबंध किया जाता है। बीमा कंपनी ग्राहक को सेवा देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है और ग्राहक सेवा को लेकर के बीमा कंपनियां बहुत ही अहम महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए बाध्य होती हैं। और साथ ही साथ इसमें देखा जाता है कि एजेंट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राहक सेवा और बीमा बिक्री में सफलता का राज है। अपने ग्राहकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्धता होती है। ग्राहक की वैल्यू को 3 हिस्सों में बांटा गया है: हिस्टोरिकल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और प्रोटेक्शन वैल्यू। साथ ही साथ एजेंट की भूमिका को पॉलिसी बेचने से लेकर के दावे के भुगतान तक लिया गया है, जैसे कि बिक्री के पॉइंट, प्रस्ताव का स्तर, स्वीकृति चरण, प्रीमियम भुगतान, दावों का निपटान। साथ ही साथ संचार कौशल बहुत अहम भूमिका निभाता है। संचार कौशल में देखा गया है कि कुछ संचार मौखिक, लिखित, गैर मौखिक, शारीरिक हाव भाव से किए जाते हैं। जब भी ग्राहक से मिलते हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि समय पर पहुंचना, अच्छा दिखना, कॉन्फिडेंस होना, ग्राहक का विश्वास जीतना, हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा ग्राहक की सभी बातें सुनना। ये सभी चीजें एक एजेंट में होना अनिवार्य हैं। ग्राहक के पास में IRDA के पास पॉलिसी धारक संरक्षण हित विनिमय 2002 के अंतर्गत उपभोक्ताओं की शिकायतों को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न विनियम हैं। यदि किसी ग्राहक को किसी कंपनी से किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट या ग्रीवियंस होता है तो ग्राहक उसकी शिकायत कर सकता है। उसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता के हितों का ध्यान रखा जाता है। साथ ही साथ अगर सेवा, उपभोक्ता दोष, शिकायत या इस प्रकार की किसी भी प्रकार का विवाद होता है, उस हेतु बीमा लोकपाल भी है। यहीं पर बीमा लोकपाल जो होता है वो ग्राहकों के हित का बहुत विशेष तौर से ध्यान रखता है। साथ ही साथ न्यायिक प्रक्रिया भी होती है जहां पर 20 लाख रुपए तक के सभी दावों की शिकायतें जिला फोरम पर होती हैं। 20 लाख से 1 करोड़ तक की सारी शिकायतों का निवारण राज्य आयोग राज्य स्तर पर किया जाता है और यदि 1 करोड़ से ऊपर की शिकायतें होती हैं तो राष्ट्रीय आयोग केंद्र सरकार के अधीनस्थ कार्य किया जाता है। अतः जितने भी ग्राहक होते हैं उनकी सभी शिकायतों का समाधान विशेष रूप से किया जाता है। अब हम देखते हैं कि बीमा एजेंट नियुक्ति विनिमय 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी हुआ। विशेष तौर से 3 प्रकार के एजेंटों की नियुक्ति की जाती है, जैसे कि जीवन बीमा, गैर जीवन बीमा। गैर जीवन बीमा में जैसे कि जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। यहाँ पर देखने लायक बात है कि बीमा कंपनियों का परीक्षण और इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा इस हेतु सभी कंपनियां अलग अलग रूप से प्रशिक्षण प्रदान करती हैं और साथ ही साथ III, III द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं।
जिनको उत्तीर्ण करने के पश्चात बीमा कंपनी में एजेंट की नियुक्ति हो जाती है। व्यक्तिगत एजेंट के अलावा कॉरपोरेट एजेंट भी होते हैं जो कि एक या अधिक कंपनियों के कार्य को लेने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि बीमा पॉलिसी जो दी जाती है ग्राहक को, वह बीमा अनुबंध की श्रेणी में आता है। अतः भारतीय संविदा अधिनियम 1972 के अनुसार बीमा पॉलिसी में दो पक्षकार होते हैं, बीमा कंपनी और पॉलिसी धारक। इन दोनों के बीच में अनुबंध किया जाता है। प्रस्ताव ग्राहक देता है, स्वीकृत कंपनी करती है। वो दोनों जो प्रस्ताव स्वीकृति होती है उस पर विचार किया जाता है, दोनों पक्षों के बीच में समझौता किया जाता है, दोनों की स्वतंत्र सहमति होती है और दोनों के हित निहित होते हैं और दोनों जिस चीज को लेकर के अनुबंध कर रहे हैं वह अनुबंध भी वैध होता है। इस प्रकार से बीमा अनुबंध कहलाता है। बीमा अनुबंध में परम सद्भावना का सिद्धांत भी निहित होता है। इसमें माना जाता है कि ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी सारी सही है, तथ्य और जो सूचना है वो सही है। इसमें ग्राहक का बीमा योग्य हित लिया होता है। किस व्यक्ति के रहने और नहीं रहने से किस व्यक्ति को फायदा या नुकसान होता है, इस चीज का ध्यान दिया जाता है। और साथ ही साथ जब पॉलिसी धारक यह अनुबंध करता है और कंपनी उसको एक्सेप्ट करती है, तो वहां पर फाइनल जब ग्राहकों को पॉलिसी पहुंचता है, वहां पर 15 दिन उनको सोचने का समय मिलता है कि यह अनुबंध जारी रखना है या नहीं रखना है। और इसी प्रकार से गैर जीवन बीमा में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है। तो बीमा जो अनुबंध है वो 1972 के अनुसार बीमित व्यक्ति और बीमा कंपनी के मध्यस्थ संविदा करार कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन बीमा व्यवसाय के कुछ घटक होते हैं। घटक मतलब हमको ये जानने की जरूरत है कि घटक क्या कहलाते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि हर व्यक्ति की एक वैल्यू होती है। हर वैल्यू जैसे कि मानक जीवन मूल्य, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, तो हर व्यक्ति की एक वैल्यू होती है। उस वैल्यू को उसकी आय के आधार पर निकाला जाता है। यह देखा जाता है कि व्यक्ति विशेष पर कितना जोखिम है, कितनी क्षतिपूर्ति है, उसके आधार पर प्रीमियम निर्धारित होती है और साथ ही साथ जोखिम का पूल का सिद्धांत भी लागू होता है और अंततः दोनों के बीच में संविदा और अनुबंध किया जाता है। हमारे जीवन में वित्तीय योजनाओं का बहुत अहम भूमिका है और वित्तीय योजनाओं में हमको ये जानने की जरूरत पड़ती है कि हमको किस समय कहाँ पर निवेश करने की आवश्यकता है। कुछ वित्तीय योजनाएं हमारी लघु अवधि की होती हैं, कुछ मध्यम अवधि की होती हैं और कुछ दीर्घकालीन होती हैं। लघु मतलब बच्चों की पढ़ाई, मध्यम मतलब घर परिवार और दीर्घकालीन मतलब सेवानिवृत्ति। आर्थिक जीवन चक्र और व्यक्तिगत जीवन चक्र, इनमें अंतर होता है। आर्थिक जीवन चक्र 3 चरणों में बटा होता है, छात्र चरण, कार्य चरण और सेवानिवृत्ति चरण। और व्यक्तिगत जीवन चरण शिक्षार्थी, अर्जक, भागीदारी, अभिभावक, प्रदाता, रिटायरमेंट, सेवानिवृत्त। तो इस हिसाब से व्यक्तिगत जीवन चक्र बड़ा होता है जो कि उम्र के हिसाब से चलता है। व्यक्तियों की आवश्यकता के हिसाब से भी भविष्य में लेन देन की जरूरत पड़ती है। अकस्मात कुछ जरूरत पड़ जाती है, कुछ घटनाएं ऐसी घट सकती हैं जब पैसे की जरूरत पड़ेगी या जीवन संचय। तो व्यक्तियों की आवश्यकता विभिन्न प्रकार की हो सकती है।
अब वित्तीय उत्पाद को भी अगर हम देखते हैं तो व्यवहार हो गया, उसका लेन देन हो गया, आकस्मिक उत्पाद हो गया और धन संचय के उत्पाद भी होते हैं। उत्पाद मतलब हम यहाँ पर अलग अलग तरह के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। और फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर हम भूमिका की बात करते हैं तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत मौजूदा ग्राहकों को भविष्य की जरूरतें जैसे जोखिम प्रोफाइल, आय आकलन आदि का मूल्यांकन किया जाता है। वित्तीय योजनाएं भी शामिल हैं और वित्तीय योजनाओं की जरूरत जब है वो क्यों पड़ती है? संयुक्त परिवार में विघटन, बहु निवेश, विकल्प, बदली जीवन, मुद्रास्फीति, अन्य आकस्मिक जरूरतों के लिए वित्तीय योजनाओं की जरूरत पड़ती है। फाइनेंशियल प्लानिंग को कुछ प्रकार हैं जैसे कि कैश प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, इंश्योरेंस प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग। बीमा के उत्पाद, बीमा के प्रोडक्ट को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक पारंपरिक जीवन बीमा उत्पाद मतलब ट्रेडिशनल और गैर पारंपरिक मतलब यूलिप्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं ट्रेडिशनल को 3 टुकड़ों में बांटा गया है। टर्म प्लान जिसको बोलते हैं म्यादी बीमा, संपूर्ण जीवन बीमा मतलब लाइफ लॉन्ग और बंदोबस्ती बीमा एंडोमेंट पॉलिसी। टर्म पॉलिसी को 3 हिस्सों में बांट के रखा हुआ है, घटाव, वृद्धि और वापसी। एक में आपका बीमा धन घटता जाता है, एक में बीमा धन बढ़ता जाता है और एक में आपका प्रीमियम की वापसी हो जाती है। संपूर्ण जीवन बीमा आपके रहते हुए भी पैसा मिलता है और अंत में जाने के बाद में भी पैसा मिलता है। बंदोबस्ती योजनाओं को भी आखिरी के समय में पैसा वापसी होता है। इनमें मनी बैग इस टाइप की योजनाएं भी आपको मिल जाती हैं। प्रोडक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। आपका इंश्योरेंस जो है वो इंटेंजिबल आता है, मूर्त और अमूर्त। तो आपका इंश्योरेंस जो है वो अमूर्त प्रोडक्ट आता है। यूलिप पॉलिसी को भी 2 पॉलिसी में बांटा गया है, वेरिएबल में और यूनिट लिंक पॉलिसी में। परिवर्तनशील बीमा योजना और यूनिट लिंक पॉलिसी। यूनिट लिंक पॉलिसियों को जहां पर हम लोग देखते हैं इनका सीधा संबंध मार्केट से होता है, इक्विटी से होता है, जहां पर कि इक्विटी फंड, डेट फंड, बैलेंस फंड, मनी फंड, प्योर फंड, मिड कैप फंड, इस प्रकार के फंड होते हैं जहां पर पैसा निवेश किया जाता है। इन योजनाओं में लचकता होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बन जाती है, आप उनको सरेंडर कर पाते हैं, उसमें और एडिशनल कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इस हिसाब से यूनिट लिंक पॉलिसी जो है वो लोगों की ज्यादा पसंद होती है। और पारंपरिक जीवन बीमा पॉलिसी में बचत या नगद मूल्य घटक अच्छी तरह से परिभाषित नहीं होते हैं, इसलिए भी लोग यूनिट लिंक पॉलिसी में जाना पसंद करते हैं। बीमा पॉलिसी एक राइडर इंडोमेंट्स के द्वारा जोड़ा गया प्रावधान है जो कि अनुबंध का एक हिस्सा बन जाता है। इसका मतलब राइडर भी अनुबंध की श्रेणी में ही आ जाता है। जीवन बीमा के अनुप्रयोग। विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम मैरिज वुमन प्रॉपर्टी एक्ट 1974 में आया। यह एक्ट ये बोलता है कि प्रत्येक पॉलिसी एक पृथक ट्रस्ट होती है जो कि पत्नी या बच्चे या इसके ट्रस्टी हो सकते हैं। पॉलिसी अदालतन में कुर्की के अधिकार के तहत नहीं होगी और यहाँ तक कि बीमित में नियंत्रित में भी नहीं होगी। जो भी MWP अधिनियम के अंतर्गत पॉलिसी ली जाती है उसमें पॉलिसी धारक के उपरांत पहला जो दावा प्रस्तुत किया जाता है या जिसको अधिकार होता है वो उनके पत्नी या उनके बच्चों को होता है। इसी प्रकार से कीमैन इंश्योरेंस होता है, मुख्य आदमी का इंश्योरेंस होता है। किसी भी कंपनी संस्था में उस व्यक्ति विशेष के रहने नहीं रहने से उस संस्था के कार्यभार पर बहुत फर्क पड़ता है। इस प्रकार कीमैन हमेशा म्यादी बीमा में के अंतर्गत ही आता है। मॉर्गेज रिडम्पशन इंश्योरेंस भी होता है, बंधक मुक्ति बीमा। यह बीमा पॉलिसी होम लोन के अंतर्गत देते हैं, जैसे कि बैंक द्वारा ऋण को कवर करने के लिए पॉलिसी दी जाती है, जैसे कि ऋण रक्षा या कहीं पर लोन कवर करने के लिए पॉलिसी दी जाना। जीवन बीमा मूल्य को निर्धारित करने के लिए कुछ
कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब उन कैलकुलेशन में हम देखते हैं कि कौन कौन से मूल्यांकन किए जाते हैं। जैसे कुछ एकल प्रीमियम होती हैं, स्तर प्रीमियम होती हैं और लचुअली प्रीमियम होती है। एकल मतलब सिंगल प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम पेइंग। अब क्या होता है, प्रीमियम के प्रकार होते हैं। एक प्रीमियम जो है वो कार्यालयीन प्रीमियम होती है, ऑफिस प्रीमियम होती है, और एक रिस्क प्रीमियम होती है। अब ये ऑफिस में और रिस्क में क्या मतलब होता है? अगर हम रिस्क प्रीमियम की बात करते हैं तो यहाँ पर मोडालिटी से गुणित करते हैं सम एश्योर्ड को, मतलब मृत्यु दर को हम लोग मल्टीपल करते हैं बीमित राशि से। अब यहाँ पर नेट प्रीमियम की भी देखना है कि नेट प्रीमियम क्या होता है। तो नेट प्रीमियम ये होता है कि प्रीमियम में से ब्याज की आय को माइनस कर देना। फिर हम देखते हैं कि सकल प्रीमियम, तो सकल प्रीमियम को निकालने के लिए हमको नेट प्रीमियम में खर्चे को लोड वाले जो खर्चे होते हैं उनको प्लस करते हैं, उसी में हम और जोड़ते हैं आकस्मिकताओं के लिए लोडिंग जोड़ते हैं, और साथ ही साथ बोनस लोडिंग जोड़ते हैं। यह आपकी सकल प्रीमियम हो जाती है। और कंपनी कुछ स्तर पर छूट भी देती है, जैसे कि यदि वो महीने में जमा कर रहे हैं और साल में जमा कर रहे हैं, तो यह छूट जो है वो छूट दो प्रकार की हो सकती है। कैसे? या तो समय के आधार पर या फिर प्रीमियम के आधार पर। अगर प्रीमियम ज्यादा है या समय शॉर्ट ज्यादा है तो वहां पर कुछ छूट प्रदान की जाती है। अब प्रीमियम के अगर पूरे कुल घटक देखे जाएं तो उसमें देखा जाता है मृत्यु, बोनस लोडिंग, रिजर्व, प्रबंधन का व्यय और ब्याज। और अगर हम देखते हैं कि अधिशेष क्या होता है, अधिशेष को जब भी निकालना होता है तो संपत्ति में से देनदारियां माइनस कर देते हैं, असेट्स माइनस लायबिलिटी। अब हम देखते हैं बोनस कितने प्रकार के होते हैं। बोनस 3 प्रकार के होते हैं, सरल बोनस, मिश्रित बोनस और टर्मिनल बोनस। सिंपल रिवर्सनरी बोनस, कंपाउंड बोनस और टर्मिनल बोनस। अब हम यहाँ पर और भी देखते हैं कि हमारे पास में अस्थियों का 3 तरीकों से मूल्यांकन किया जाता है। एक होता है बुक वैल्यू, एक होता है मार्केट वैल्यू और एक होता है रियायती। बुक वैल्यू, बाजार मूल्य और रियायती वैल्यू। जब हम पॉलिसी लेते हैं तो उस समय दस्तावेजीकरण प्रस्तुत किए जाते हैं। इनको चरणों में बांटा गया है। जब पहले प्रथम चरण की हम बात करते हैं तो उसमें पहले प्रोस्पेक्टिंग होती है, फिर प्रस्ताव पत्र आता है, एजेंट रिपोर्ट सबमिट करते हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो चिकित्सा परीक्षण दिया जाता है, नैतिक जोखिम की रिपोर्ट सबमिट की जाती है। नैतिक जोखिम की रिपोर्ट डालने के बाद में ग्राहक का केवाईसी पूरा किया जाता है, सभी दस्तावेज पूरे किए जाते हैं और उसके उपरांत में 15 दिन का फ्री लुक का समय होता है। जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है तब हम ये मान के चलते हैं कि पॉलिसी को लेकर के पूरा दस्तावेजीकरण हो चुका है। हम केवाईसी की प्रक्रिया की अगर बात करते हैं तो उसमें ग्राहक का फोटो, आयु, पते का प्रमाण पत्र और उसका आय प्रमाण पत्र। दस्तावेजीकरण पॉलिसी की स्थिति को हमने 2 चरणों में और देखा है। प्रथम प्रीमियम रसीद। जब भी जीवन बीमा कंपनी प्रथम प्रीमियम रसीद जारी करती है तो बीमा अनुबंध शुरू हो जाता है। और एक होता है नवीनीकरण प्रीमियम रसीद, जो कि अगले वर्ष उसकी प्रीमियम नवीनीकरण के समय में दिया जाता है। प्रथम प्रीमियम रसीद में सभी जानकारी जैसे कि बीमित का नाम, पॉलिसी नंबर, प्रीमियम का भुगतान, प्रीमियम की विधि, आवृत्ति, किस तारीख को जमा हो रहा है, जोखिम कब से प्रारंभ हो रही है, प्रीमियम की अंतिम भुगतान तिथि कब होगी, ये सारे मानक सूचनाएं उसमें दी होती हैं। साथ ही साथ पॉलिसी के दस्तावेजों में 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जो पॉलिसी बॉन्ड मिलता है, पॉलिसी शेड्यूल मतलब पॉलिसी अनुसूची जिसमें जन्म तिथि, आयु, ये सब चीज दिया जाता है। स्टैंडर्ड प्रोविजन मतलब मानक प्रावधान, ये प्रावधान समस्त अनुबंध में होते हैं। और विशेष पॉलिसी प्रावधान, पॉलिसी प्रोविजन, तो इस प्रोविजन के अंतर्गत सभी उल्लेखित अनुलग्न के रूप में दिए जाते हैं।
पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो आपका पॉलिसी बॉन्ड होता है वह कहलाता है। और बीमित राशि, बीमित बीमा जीवन के अधिकारी कोई एक नैतिक जोखिम रिपोर्ट मांग सकता है। तो नैतिक जोखिम की रिपोर्ट भी मांगी जा सकती है जब ग्राहक बीमा के लिए अप्लाई कर रहा है। दस्तावेजीकरण को और हमें देखना होता है। अनुग्रह अवधि होती है जिसको ग्रेस पीरियड बोलते हैं। व्यापगन मतलब लैप्स का होता है और वहां पर पुनर्जीवन भी होता है। अगर यह किसी की पॉलिसी अनुग्रह अवधि में है, उस समय पैसे जमा नहीं किए तो पॉलिसी व्यापगत हो जाती है और उसको बहाली करने के लिए समय दिया होता है। पॉलिसी में समर्पण भी होता है जिसको सरेंडर कहा जाता है। इसी हिसाब से पॉलिसी बहाली की कुछ शर्तें होती हैं। ब्याज के साथ शेष प्रीमियम का भुगतान करना होता है। बहाली के लिए शुल्क लगता है। स्वास्थ्य एवं आय का प्रमाण पत्र देना होता है। जोखिम को कवर कोई वृद्धि नहीं है उसका सर्टिफिकेट देना होता है। और यह पुनर्जीवित के लिए 5 वर्ष का समय लिया हुआ है। यदि कोई ऋण लिया है तो उसका भी भुगतान करना अनिवार्य है। पॉलिसी में ऋण भी उपलब्ध होता है जो कि समर्पण वैल्यू का 90% तक सीमित होता है। नामांकन बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अंतर्गत नामांकन का भी प्रावधान है। डुप्लीकेट पॉलिसी भी निकाली जा सकती है। बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कौन कौन से भुगतान किए जाते हैं? अब हम अगर दावा की बात करते हैं, दावा एक मांग है जिसे एक बीमा कंपनी द्वारा अनुबंध में किए गए वादों के अनुसार पूरा करना चाहिए। दावे 2 प्रकार के होते हैं, जीवित रहने पर और मृत्यु पर। दावों की प्रक्रिया अगर हम देखते हैं तो मृत्यु दावे में शीघ्र मृत्यु दावे होते हैं और शीघ्र मृत्यु ना होने पर दावे होते हैं। शीघ्र मृत्यु नहीं होने पर 3 साल के ऊपर और शीघ्र मृत्यु के 3 साल के अंतर्गत। जीवित रहने के दावे जो होते हैं वो परिपक्वता दावे भी हो सकते हैं, धन वापसी हो सकते हैं, समर्पण हो सकते हैं और राइडर का लाभ भी हो सकता है। मृत्यु दावे का परित्याग भी होता है। यदि ग्राहक द्वारा गलत जानकारी दी गई थी तो अनुबंध समाप्त और शून्य भी हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक नहीं मिलता है या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि 7 वर्ष में उसके बारे में सुना नहीं है, उस व्यक्ति को मृत घोषित किया जाता है, किंतु इन 7 वर्षों तक प्रीमियम जमा होती रहनी चाहिए तो वह बीमा धन के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। क्लेम के समय एजेंट की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। व्यक्तिगत विशेषताएं भी देना अनिवार्य है, जैसे कि व्यक्तिगत इतिहास, शरीर, रक्तचाप, मूत्र विशिष्ट। तो ये सभी जानकारी भी स्वास्थ्य की दृष्टि से दी जाती हैं। स्वास्थ्य बीमा को लेकर के हमारे भारत सरकार और लोग बहुत समझदार हैं। मेडिक्लेम को निर्धारित करने के लिए जीवन शैली कारक, लाइफ स्टाइल, एनवायरमेंट, पर्यावरण कारक और जेनेटिक, आनुवांशिक कारक ये निर्धारित होते हैं। स्वास्थ्य सेवा के प्रकार जो होते हैं वो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल होते हैं, माध्यमिक होता है और त्रिस्तरीय हेल्थ केयर होता है। भारत सरकार द्वारा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना, वाणिज्यिक स्वास्थ्य बीमा योजना, आसाम मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य योजना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्पेशलिस्ट शिक्षण अस्पताल, इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। स्वास्थ्य बीमा में बीमा मध्यस्थ जो कि जिसको हम टीपीए बोलते हैं, इसकी बड़ी अहम भूमिका हो जाती है। हमारी सरकार द्वारा भविष्य आरोग्य पॉलिसी जिसमें 55 साल तक के लोगों को कवर किया जाता है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा जिसमें 30,000 रुपए तक का बीपीएल परिवार को बीमा दिया जाता है, जन आरोग्य बीमा पॉलिसी जिसमें 5,000 रुपए तक की राशि दी जाती है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जिसमें 30,000 रुपए तक का फैमिली फ्लोटर के हिसाब से पैसा दिया जाता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जिसमें 2 लाख रुपए तक का मृत्यु पर और 1 लाख रुपए तक का पार्सल
डिसेबिलिटी पर दिया जाता है। वहीं पर हम देखें प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसमें 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा योजना, 30,000 रुपए तक का बीमा कवर और 5,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। स्वास्थ्य बीमा में 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले क्षतिपूर्ति कवर, जितने का नुकसान हुआ है। फिक्स्ड लाभ में शामिल होना, अगर कोई अस्पताल में दिए गए खर्चों को फिक्स किया है, बांधा गया है। और गंभीर बीमारियों को शामिल करना, इसमें कुछ बीमारियां होती हैं जिनको शामिल किया गया है। ग्राहक वर्ग के आधार पर वर्गीकरण, खुदरा ग्राहक होते हैं, कॉर्पोरेट ग्राहक होते हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनाएं होती हैं। उनके परिवार के सदस्यों के लिए खुदरा ग्राहक में आ जाता है। कॉर्पोरेट में सभी कर्मचारी और समूह के लिए आ जाते हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य में सभी प्रकार की राष्ट्रीय और सरकारी योजनाएं आ जाती हैं। मेडिक्लेम पॉलिसी की मुख्य विशेषताएं होती हैं। इसमें हॉस्पिटल में भर्ती का खर्च शामिल होता है, दैनिक देखभाल की प्रक्रिया होती है, पूर्व और बाद में अस्पताल में भर्ती होने के एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कुछ कर पाते हैं। पहले अस्पताल में भर्ती होने के लिए खर्चा होता है, अस्पताल से छुट्टी होने के बाद का भी जो है वो खर्चा होता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो उपलब्ध कवरेज विकल्प व्यक्तिगत कवरेज भी होता है, फैमिली फ्लोटर भी होता है, टॉपअप भी होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत लिया गया है। जिस प्रकार से जीवन बीमा पॉलिसी में जोखिमांकन अंडरराइटिंग होती है, उसी प्रकार से हेल्थ इंश्योरेंस में भी अंडरराइटिंग होती है। इसमें भी वित्तीय दस्तावेज होते हैं, मेडिकल दस्तावेज होते हैं। हामीदारी का मूल सिद्धांत होता है परम सद्भावनाएं, बीमा योग्य हित, अंडरराइटर के लिए उपकरण, प्रस्ताव पत्र, आयु प्रमाण पत्र, केवाईसी, ये सभी इसमें जो है वो दिए जाते हैं। कुशल दावे के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो मध्यस्थ व्यक्ति को लिया गया है, मध्यस्थ कंपनी को लिया गया है, जिसको हम टीपी बोलते हैं, वह ग्राहकों के हितों का ध्यान करे। साथ ही साथ अस्पताल में भी इस चीज का विशेष ध्यान किया जाता है कि किसी भी प्रकार से ग्राहक को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। दावा प्रक्रिया के मोटे तौर पर कुछ चरण शामिल किए जाते हैं, जैसे कि सर्वप्रथम सूचना देना, फिर पंजीयन करना, फिर दस्तावेजीकरण करना, फिर बिलिंग को प्राप्त करना, दावों की कोडिंग करना, दावों का प्रसंस्करण करना, अंतिम देय का दावा देखना, दावों का भुगतान करना और दावों की कमी के अतिरिक्त दावों से इनकार करना और संदिग्ध दावों हेतु अधिक विस्तृत जानकारी भी प्रदान की जाती है कंपनी के द्वारा। जो टीपीए को कंपनी द्वारा अपॉइंट किया जाता है उसको पारिश्रमिक भी दिया जाता है। ग्राहकों से लिए गए प्रीमियम पर कुछ प्रतिशत दिया जाता है और टीपीए द्वारा जो सदस्य को निश्चित राशि एवं निर्धारित समय की अवधि पर जो राशि प्रदान होती है उस पर पैसा दिया जाता है और साथ ही साथ टीपीए द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को प्रत्येक लेन देन पर निश्चित राशि प्रदान की जाती है। जब भी स्वास्थ्य बीमा हेतु दावे किए जाते हैं उस समय पूरा फॉर्म फिल किया जाता है, जिसके अंतर्गत पूरी केवाईसी का भी ध्यान दिया जाता है। अतः हम अगर देखते हैं तो IC 38 में जो भी जानकारी दी जाती है वह बीमा से संबंधित पूर्ण जानकारी आपको प्रदान की गई है। बीमा का परिचय, इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस, कस्टमर सर्विस, ग्रीवियंस रेफरल मैकेनिज्म, रेगुलेटरी एस्पेक्ट, लीगल प्रिंसिपल ऑफ एन इंश्योरेंस एक्ट, what life insurance involve, financial planning, life insurance product 1, life insurance product 2, application of life insurance, pricing and valuation of life insurance, documentation proposal stage, documentation policy condition 2, underwriting, payment under life insurance policy, introduction to health insurance, insurance documentation, health insurance product, health insurance underwriting and health insurance claims. So IC 38 is a subject related to insurance industry. IC 38 exam is conducted for people who want to become insurance advisor in any health insurance. IC 38 subject content to basic aspect of life, health और जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री।
मित्रों, मैंने कोशिश की है कि IC38 को कम समय में, कम शब्दों में यदि आने वाले व्यक्ति को बताया जाता है तो इस को सुनने के पश्चात उस व्यक्ति के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अतः आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया आपका जो भी परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए जा रहा है तो उसको कम से कम एक बार इस ऑडियो को जरूर सुनाएं। इसी के साथ